हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस कोचिंग सेंटर। स्वागत है आपका बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज जो है हम अपना दिसंबर 2018 का एक सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मैथ्स के 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास जो है इसके बाद नेक्स्ट टीचर की फिर से क्लास होगी। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा क्लास को। जैसे ही आप क्लास में आ जाते हैं, अगर आपने बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ के लिए जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसकी सारी की सारी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। साथ ही साथ हम हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, जिसमें मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मेरा नाम लिखा हुआ है कि हरीश स्टार्टेड हिज जर्नी एट 1840। 18:40 पे जर्नी स्टार्ट करते हैं। 18:40 का मतलब 24 आवर में क्लॉक दी गई है। 24 आवर में क्लॉक दी गई है, मतलब शाम को 4:40 की बात कर रहा है। तो 18:40 पे जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, 18:40 पे जो है वो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है और इसके खत्म होने का टाइम क्या है? 22:20 मतलब रात के 10:20 पे। रात के 10:20 पे जर्नी समाप्त होती है। तो देख लेते हैं, 18:40 से 19:40 तक क्या हो जाएगा आपका 1 घंटा। 19:40 से 20:40 तक आपका क्या हो जाएगा 1 घंटा। और 20:40 से 21:40 तक आपका क्या हो जाएगा 1 घंटा। 22:40 तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उससे पहले ही आपकी क्या हो जाएगी, जर्नी खत्म हो जाएगी। तो आवर्स की मैं बात करूं तो 3 आवर्स तो पूरे हो ही चुके हैं। ठीक है, 19:40 से लेके और 22 बजे तक आपकी कितनी मिनट हो जाएगी? 20 मिनट। कितनी मिनट हो जाएगी? 20 मिनट। और 22 से लेके 22:20 तक 20 मिनट और हो जाएगी। तो टोटल 3 घंटे 40 मिनट आपकी जर्नी को लग गए। टोटल 3 घंटे 40 मिनट जो है वो आपकी जर्नी में पूरा टाइम लगा है। ये किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन बी के अंदर आपको ये दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। डन भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें हमें करना क्या था? हमें टाइम ड्यूरेशन निकालनी थी। स्पेसिफिक 2 टाइमों के बीच में कितना गैप होगा वही हमने निकाला है। तो 3 घंटे 40 मिनट जो है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार इसको ध्यान से पढ़िए और आप मुझे बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। देखो, ए बकेट ऑफ कैपेसिटी 2000 ml। एक बाल्टी है जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 2000 ml। यार बाल्टी 2000 ml की, 2 लीटर की बाल्टी कौन सी होती है भाई? 2 लीटर का तो डब्बा होता है ना। बाल्टी की बात कर रहे हैं। 2000 ml की कैपेसिटी है। ठीक है, इसको भरना है किस कंटेनर से? एक 200 ml का कंटेनर, एक 300 ml का कंटेनर है ना। टोटल कैपेसिटी आपकी 2000 ml है। इसको भरने के लिए एक आपको यूज करना है 200 ml का कंटेनर और एक आपको यूज करना है 300 ml का कंटेनर। डन भाई। वो कह रहा है इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा कि कितने में इसके डालूं, कितने में इसके डालूं ताकि मेरी पूरी बाल्टी भर जाए। तो इनमें से कौन सा जो है आपका सही नहीं है? ध्यान देना क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है। अगर मैं 6 और 3 की बात करूं, यानी कि 6 कंटेनर मैंने 200 ml के ले लिए, तो मेरा जो है ना टोटल कितना लीटर हो, कितने ml हो गया? 1200 ml। 3 कंटेनर मैंने इसके ले लिए, तो 3 3 9, ये हो गया 900 ml। तो जुड़ने के बाद ये तो 2100 हो गया ना। बाल्टी है कितने की? 2000 ml की। इसका मतलब यही गलत है। यही क्या है? गलत है। अगर आप बी ऑप्शन को चेक करो तो एक लेना है 200 ml का और 6 लेने हैं 300 ml के, तो 6 थी 18। तो टोटल अगर आप जोड़ोगे तो उतना ही आएगा जितना आना चाहिए। बाल्टी की कैपेसिटी ही आएगी 2000 ml। अगर आप 4 लेते हो, ठीक है, 200 ml के 4 ले लिए तो 1800 ml हो गया, सॉरी 800 ml हो गया। और 300 ml के भी 4 ले लिए तो 1200 ml हो गया। तो ये भी सही आएगा। जोड़ने पे कितना आ रहा है आपका? 2000 आ जाएगा।
इसी प्रकार से 7 आपने ले लिए किसके 200 ml के, तो 7 दूनी 1400 ml हो गया। और 2 आपने ले लिए किसके 300 के, तो 600 ml वहाँ पर हो गया। तो इसमें भी जो जोड़ने पे आएगा वो 2000 आएगा, यानी कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो गलत क्या है, ऑप्शन ए। गलत फिर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो आपका गलत दे रखा है। अगर मैं 6 और 3 लेता हूँ तो कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि गलत है। डन भाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन करना है ना। इसके अंदर जो है आपको अप्रोक्सीमेशन करना है कि इसको अप्रोक्सीमेशन में अगर करूँगा तो इनमें से कौन सा लिखना सही रहेगा। ठीक है, कर लेते एक बार कैसे होगा। सबसे पहले 7.1 है, तो 7.1 किसके नज़दीक है, 7 के नज़दीक है या 8 के नज़दीक है। तो 7.1 जो है 7 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है, 7 के। उसके बाद आपसे पूछा 3.85, तो ये 3 के नज़दीक है या 4 के नज़दीक है। देखो ये 3.5 से ज़्यादा क्रॉस हो चुका है, तो ये 4 के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसको रिप्लेस करके मैं क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। ठीक है, उसी प्रकार 9.09, तो ये 9 के ज़्यादा नज़दीक है या 10 के ज़्यादा नज़दीक है। तो ये तो 0.5 से भी इधर ही है, यानी कि ये 9 के ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ पर मैं 9 लिख दूंगा। तो इसका अगर मैं अप्रोक्सीमेशन करूँगा तो मुझे ये लिखना सही रहेगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है आपका, सी ऑप्शन के अंदर। जो कि किस में दे रखा है, सी ऑप्शन के अंदर। 7 गुणा में 4 बटे में क्या 9। तो इसका सही अप्रोक्सीमेशन करोगे तो सी जो है वो आपका राइट होगा। डन भाई, समझ में आया सभी को। डन भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्या आपको दे रखा है इसके अंदर, आपको ये बता रखा है कि एक जो स्क्वायर है ना छोटा, एक जो छोटा स्क्वायर आपको दे रखा है उसका एरिया जो है वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एक छोटे का जो एरिया है वो आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता है एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, है ना। एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर 4 है, तो दोनों तरफ अंडर रूट करके पहले साइड निकाल लेता हूँ। तो साइड कितनी हो जाएगी, 2। साइड कितनी आ जाएगी, 2। यानी कि इसकी साइड भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। तो फिर ये भी 2 हो गई और ये भी 2, ये भी 2, ये ऐसे क्या हो जाएगा, एक आपका रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अब व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल का पैरामीटर बताना है। तो देखो इसकी जो साइड है ना, इसकी साइड कितनी होगी, 8, ये भी कितनी होगी 8, ये कितनी होगी 4, और ये भी कितनी होगी 4। तो पैरीमीटर आपको पता ही होता है क्या होता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी। पैरीमीटर आपको पता ही होता है रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2l कितना है, लेंथ कितनी आई 8, ब्रेड कितनी आई 4, तो 8 प्लस 4, तो 8 और 4 12, और 12 दूनी 24। तो 24 यूनिट जो है इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है आपको, ऑप्शन डी के अंदर। किस ऑप्शन में दे रखा है आपको, तो ये आपको दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। डन भाई, काफी आसान क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखो एक बच्चा जो है ना 75 मार्क्स लेके आता है ना। 75, 75, 75, 75 और 75, 5 सब्जेक्ट में सभी में 75 ला रहे हैं। तो आपको पता है मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है बीच वाली संख्या, जो कि कितनी है
75। अगर सारे 75 नहीं होते तो या तो मैं असेंडिंग में लगाता या मैं डिसेंडिंग में लगाता और फिर बीच वाली संख्या को बताता कितना है, लेकिन इसमें तो सारे ही 75 आपको दिए गए हैं, इसलिए जो मीडियन है वो भी आपका कितना हो जाएगा 75। जो मीडियन है, जो माध्यिका है, वो भी इसकी क्या हो जाएगी, है ना। मीडियन बताना, मीन नहीं बताना, है ना, औसत नहीं बताना, है ना। औसत भी इसका 75 आएगा। अगर मीन भी निकालने चालोगे तो मीन भी कितना आएगा, मीन भी 75 आएगा, क्योंकि सभी को जोड़ोगे और 5 से भाग करोगे फिर से कितना आ जाएगा 75। तो मीन भी और मीडियन भी दोनों ही आंसर सेम आएंगे, कितने 75। दोनों ही आंसर जो है वो आपके सेम आने वाले हैं। डन भाई। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, हम काफ़ी पुराने सेट तक पहुंच चुके हैं, हम दिसंबर 2018 का सेट कर रहे हैं, है ना। तो इसमें वही क्वेश्चन आएंगे जो आपके पहले आगे वाले सेट्स में आ चुके हैं, यानी कि पिछले वाले ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमेशा सीटेट के एग्जाम में। डन भाई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए भाई, आपको बता रखा है कि इनमें से मैं किसको फोल्ड करूं कि ये शेप आ जाए, इनमें से मैं किसको फोल्ड करूं कि मेरी ये शेप आ जाए। तो ये शेप आएगी किसको फोल्ड करने से, सी को फोल्ड करने से, ठीक है। इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे ऐसे और इसको ऐसे, तो इस प्रकार की शेप जो है वो आपकी बन जाएगी, जो कि 3D शेप है, पिरामिड टाइप की शेप आपकी इसमें बनेगी। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे लगाते रहिए, ठीक है। तो आने वाला जो आपका एग्जाम है जो कि 14 दिसंबर को होने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल ये क्लासेस आपके लिए होने वाली है। तो उसने बताया जो रेड पार्ट है ना वो 40 है, यानी कि हाफ की वैल्यू 40 है। किसका हाफ, जो मुझे नहीं पता, तो किसी के भी हाफ की वैल्यू कितनी है 40 है। अगर आधा 40 है तो पूरा कितना होगा 80। अगर आधा 40 है तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी 80। और आपसे पूछा वाइट पार्ट की वैल्यू बता दो, वाइट कितना है 1/8। तो वाइट कितना है भाई 1/8 है, किसका 1/8 है टोटल का। तो 80 का 1/8 आपको निकालना है, 80 का 1/8 आपको निकालना है, कितना आ जाएगा 10 आपका आंसर आ जाएगा। 80 का 1/8 कितना होगा 10। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट में मैं आपसे स्कोर पूछने वाला हूँ कि लास्ट में आपने 15 में से कितने क्वेश्चन जो है ठीक किए हैं। डन भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इसमें दिया गया है कि अगर आप इसी फिगर को टॉप से देखो तो क्या दिखाई देगा, है ना। इसी फिगर को टॉप से देखो तो 1 2 3 4 4 स्क्वायर दिखाई देंगे और कुछ दिखाई नहीं देगा। इसको अगर आप टॉप से देखोगे तो केवल आपको 4 दिखाई देंगे, जो कि दिखाई दे रहे हैं किसमें, ऑप्शन बी में। एक तो दिखाई देगा ही नहीं, है ना, 3 भी नहीं दिखाई देंगे क्योंकि है ही 4, तो 3 कैसे दिखाई देंगे। और इस प्रकार से तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस प्रकार से हम साइड से देख रहे हैं, साइड व्यू है। जबकि इसने किस व्यू की बात करी है, इसने बात करी है टॉप व्यू की, कि ऊपर से देखेंगे तो यही 4 दिखाई देंगे हमें, जो कि किस में दे रखा है ऑप्शन बी के अंदर। टॉप व्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो टॉप व्यू जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डन भाई, काफी आसान क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है ना, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। एक बार इसको पढ़िए और मुझे बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। देखो भाई, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग किसकी कॉस्ट ज़्यादा है। एक आपने 200 पैकेट लिए, 250 रुपये का एक पैकेट है। आपने 200 पैकेट लिए
और 250 रुपये का एक पैकेट है, तो टोटल जो कॉस्ट होगी उसकी 25 दूनी 50 है ना, और 3 जीरो, तो 50,000 कॉस्ट होगी इसकी। पहले वाली में कितनी कॉस्ट होगी? 50,000। 200 पैकेट है, सारे पैकेट कितने के? 250 के। तो मैंने 250 की गुणा कर दी, तो 250 दूनी 500, और पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो में यहाँ पे मैंने लगा दी। फिर उसने कहा कि 20 डजन है, सारे 250 के ही हैं। 20 डजन है, सारे कितने के? 250। तो एक डजन के अंदर आपको पता है 12 होते हैं, एक डजन में 12 होते हैं, तो 20 डजन में आपके कितने हो जाएंगे? 240। ठीक है, तो 240 आइटम है, सारे कितने के हैं? अब यहाँ पर देख सकते हो 200 आइटम 250 के, और ये 240 आइटम 250 के, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी, यानी कि सेकंड जो है वो ज़्यादा है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी कि सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्टेटमेंट फर्स्ट में जो कहा गया। डन भाई, तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। हमें बताना है कि सम पदों तक इसका योग क्या होगा। सम मतलब हमने इवन नंबर तक लेने हैं। जैसे मैंने लिया 1 - 1, दो टर्म ली, इवन है ना। मैंने लिया 1 - 1 + 1 - 1, यहाँ पे मैंने 4 टर्म ली, 4 भी क्या है? इवन है। 1 - 1 + 1 - 1 +1 - 1, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 टर्म ली, वो भी इवन है, तो इवन ही लेनी हमेशा। तो आंसर क्या आ रहा है? 0। आंसर क्या आ रहा है? 0। आंसर क्या आ रहा है? 0। तो कितनी भी इवन टर्म ले लो, इनका जो जोड़ आएगा हमेशा कितना आएगा? 0 ही आने वाला है ना। लेकिन अगर हम ओड टर्म्स लेते हैं ना, अगर हम ओड टर्म्स लेते तो हमेशा रिजल्ट 1 आएगा, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, लेकिन उसने पूछी क्या है कि हम टर्म्स की संख्या कितनी ले? इवन, 2 ले, 4 ले, 6 ले, 8 ले, 10 टर्म ले, तब आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पढ़िए और पढ़ के ध्यान से इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। देखिए भाई, इसने कहा द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिक्स इज प्राइमरी क्लास शुड नॉट फोकस ऑन, यानी कि प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं इसका मूल्यांकन इस पर केंद्रित नहीं होता, किस पे फोकस नहीं होता। ठीक है, हमें देखना कि बच्चे गणित सीख रहे हैं नहीं सीख रहे, हमें किस पे फोकस नहीं करना और किस पे करना है। यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे जिस पे करना है, एक ऑप्शन ऐसा है जिस पे फोकस नहीं करना है। पहले में बताया गया कि डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल, इस बात पे ध्यान देना है कि बच्चे की जो तर्क शक्ति है ना, जो तर्क कौशल है उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस पे तो हमें बिल्कुल ही क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा, है ना। आपसे पूछा है कि किस पे फोकस नहीं करना, वो बताना है। बी में बताया गया कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट, कि जो कंसेप्ट बच्चे को समझाया गया है वो उसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इस पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लैंग्वेज, बच्चे को गणित की भाषा समझ में आ रही है, उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा। फोकस किस पे नहीं करेंगे? प्रिसिजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, कि गणित की समस्याओं का उत्तर बिल्कुल ठीक आ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में ही बच्चा हर क्वेश्चन का आंसर सही दे रहा है, इस पे हमें फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। स्टार्टिंग में बच्चा गलती करेगा लेकिन वो इन पे जरूर फोकस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में एकदम से सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है बच्चा सही नहीं देगा, ना ही हमें ध्यान देना, इसलिए डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पे फोकस नहीं करना? उसकी उत्तर पे सटीकता, की हर बार उसका उत्तर सही आ रहा है नहीं आ रहा, इस पे हमें कोई फोकस अभी करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। डन भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, पढ़िए और मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या होगा।
देखिए भाई, हमें पूछा गया है क्या कि व्हाट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड इन डेवलपमेंट ऑफ ए मैथमेटिक्स कंसेप्ट इन एलिमेंट्री क्लासेस। यानी कि प्रारंभिक कक्षाओं में मैथ सिखाने का जो कंसेप्ट है, डेवलपमेंट है, उसमें कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले दिया गया ड्राइंग पिक्चर्स, कि पहले उसको पिक्चर बनानी चाहिए। नेक्स्ट यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स का यूज़ करना चाहिए। प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी कि उसको कुछ अनुभव प्रदान करना चाहिए, कुछ बताना चाहिए। और फिर है उसको एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेजेस, उसको भाषा की मतलब लैंग्वेज का यूज़ करके उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो सबसे पहले जो बेस्ट ऑप्शन होता है ना, उसको कोई भी आप एक्सपीरियंस देना है आपको, है ना, कोई भी अनुभव शेयर करते हुए उस कंसेप्ट की भूमिका तैयार करनी है। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें उसको भाषा के माध्यम से कुछ सिखाना है, बोल के जो है हमें कुछ क्या करना है, उसको सिखाना है। तो थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप आपका सेकंड स्टेप रहेगा। डन भाई। उसके बाद हम उसको पिक्चर्स के माध्यम से सिखाएंगे, पिक्चर्स बनानी सिखाएंगे। तो फर्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेप होगा, और लास्ट में हम उसको सिंबल्स के बारे में बताएंगे, किसका सिंबल्स क्या होता है। तो इस सीक्वेंस में जो है हम कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। ये सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी के अंदर, ठीक है। ये जो सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन सी के अंदर। डन भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन जितने भी करवा दिए गए वो सारे के सारे अगर आप पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, बशर्ते कि सारी चीज़ें आप अच्छे से रिवाइज करके जाओ। डन भाई। ऐसा ही क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, ठीक है। तो पढ़ो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई, बच्चे को जो है ना घटाने के लिए दी गई दो संख्याएं, उसने क्या किया, 83 एक दे रखा है, एक 27 ये घटाना था। उसने देखा 8 में से 2 घटा दिया, 6 लिख दिया, 7 में से 3 घटा दिया, 4 लिख दिया। बट ये तो गलत है। इसका मतलब लास्ट में क्या, उसमें ऑप्शन क्या था कि बच्चे को बोरोइंग का ही नहीं पता कि बोरोइंग क्या होता है ना। तो बच्चे को रीग्रुपिंग का नहीं पता, रीग्रुपिंग क्या होता है, कि 3 में से 7 घटाना है तो 3 में से 7 नहीं घट सकता, तो एक इससे उधार ले लो, बोरो कर लो, रीग्रुप कर लो, ठीक है। लास्ट टाइम ये आया था। अब बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स आइडिया अबाउट द चाइल्ड लर्निंग सब्ट्रैक्शन, कि भाई इसमें क्या जानकारी मिली, बच्चे ने गलत क्यों कर दिया, ऐसा क्या कारण है ना। पहला है कि इट इज़ ए मिस्टेक एंड इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय रिपीटेड प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैंने 1000 बार आपको बता दिया कि जहाँ पे बार बार रिपीटेड प्रैक्टिस के लिए बोला जाए ना, वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, है ना। इसमें कहा गया कि वो उसकी गलती है, कोई नहीं बार बार प्रैक्टिस करेगा ठीक हो जाएगी, नहीं। द चाइल्ड हैज़ मिसकंसेप्शन अबाउट प्लेस वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही होगा भाई, है ना। उसको प्लेस वैल्यू का ही नहीं पता, है ना, कि ये वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है। अगर ये छोटा है तो यहाँ से रिग्रुप करना होता है, उसको प्लेस वैल्यू के बारे में ज्ञान नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे ही पढ़ लेते, क्या पता इससे बढ़िया कोई मिल जाए। द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, बच्चे को आता ही नहीं सब्ट्रैक्शन कैसे करने। आता है तभी तो वो 8 में से 2 घटा के 6 लिख पा रहा है, 7 में से 3 घटा के 4 लिख पा रहा है, तो सब्ट्रैक्शन तो उसको आता है, ठीक है। तो ये सही है। द चाइल्ड नोज द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर, कि बच्चे को ना 2 डिजिट के नंबर घटाने आते, तो बच्चे को 2 डिजिट के नंबर घटाने नहीं आते, अगर आते तो वो गलत नहीं करता। तो यहाँ पे आइडिया ये लग रहा है कि उसको किस चीज़ में मिसकंसेप्शन है, कि उसको प्लेस वैल्यू का नहीं पता कि किस प्लेस वैल्यू पे कौन सा होता है, तो रीग्रुपिंग करनी होती है। या ऑप्शन में बोरोइंग का भी हो सकता है, वो भी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, कि बोरोइंग का कंसेप्ट नहीं पता, या फिर बच्चे को रीग्रुपिंग के बारे में नहीं पता, ठीक है। अगर ये भी होता तो ये भी क्या होता, आपका राइट आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। चलिए भाई क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि अरेंज करना इस साइकिल को, लर्निंग को, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ, सीखने के साथ साथ
असेसमेंट भी होना चाहिए। इस ऑर्डर को आप क्या करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसने बताया गया कि टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट, टीचर जैसे जैसे सिखा रहा है वैसे वैसे असेसमेंट करते जाओ। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेट फीडबैक ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग एंड प्रोग्रेस। तो देख लेते सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले जो है ना 2 आपका आएगा। 2 में क्या है, प्लानिंग की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हम प्लानिंग करेंगे, ठीक है, कि हमें पढ़ाना क्या है और उस पढ़ाने के बाद असेसमेंट कैसे कैसे करना है। तो 2 जो है पहले स्टेप पे आएगा। दूसरे स्टेप पे आएगा आपका फर्स्ट, यानी कि पढ़ाते पढ़ाते ही असेसमेंट कैसे लेना। जैसे पढ़ा दिया तुरंत ही पूछ लिया हाँ भाई इसमें ये इसका क्या आंसर होगा। तो पढ़ाते टाइम लर्निंग के साथ साथ असेसमेंट ले रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर आपका थर्ड आएगा कि आप प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाओगे बच्चों की, ठीक है, और लास्ट में रिपोर्ट करोगे, उनसे फीडबैक लोगे। तो फोर्थ जो है वो आपका राइट आंसर आएगा, है ना। तो सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, जो कि किस ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन बी के अंदर, जो कि आपको दे रखा है किसमें, ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये स्टेप हम फॉलो करेंगे किस केस में, लर्निंग एंड असेसमेंट के केस में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक बार इसको ध्यान से पढ़िए और आप मुझे आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई देख लेते इसका राइट आंसर क्या होगा। वाई आर रोमन न्यूमरल्स नॉट कॉमनली यूज इन राइटिंग नंबर्स लाइक हिंदू अरेबिक। जैसे हम नंबर्स लिख रहे हैं उस तरीके से हम रोमन नंबर का यूज नहीं करते। रोमन नंबर जैसे आप ये 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, ये 4 लिख दिया, ये 5 लिख दिया, इनको हम इतना कहाँ यूज करते हैं, है ना। तो कारण ही तो पूछे कि क्यों नहीं करते, ठीक है। तो चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज्ड विद द इंग्लिश अल्फाबेट और रोमन नंबर्स, है ना। ये इसमें बच्चे है ना कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। कभी इसको जो है ना वी ना समझ बैठे, है ना, इसको फर्स्ट को कभी आई ना समझ बैठे, है ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यूज नहीं करते। द रोमन न्यूमरल्स डू नॉट एम्प्लॉय प्लेस वैल्यू सो कैलकुलेशन आर डिफिकल्ट टू परफॉर्म यूजिंग दीज न्यूमरल्स। ये बिल्कुल सही हो कि रोमन नंबर है ना कोई प्लेस वैल्यू चार्ट फॉलो नहीं करते। जैसे आपने कोई भी नंबर लिखा है तो वो एक प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से काफ़ी आसान है उसको पढ़ना। ये वंस प्लेस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है। बट इस प्रकार का इनके अंदर कोई भी प्लेस वैल्यू चीज़ें नहीं होती, इसलिए इनकी कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि प्लेस वैल्यू तो है ही नहीं, है ना। तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। रोमन न्यूमरल डिफिकल्ट होते हैं ये भी गलत है, फॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटेड है ये भी गलत है। बट असली आंसर क्या होगा कि ये प्लेस वैल्यू को फॉलो नहीं करते। अगर प्लेस वैल्यू को फॉलो करते जैसे ये कर रहे हैं तो ये भी आसान हो जाते, इसलिए बी जो है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये थे कुछ क्वेश्चन आपके सामने जो हम डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2018 से। ठीक है, ये क्लासेस आगे ऐसे ही चलती रहेगी। नेक्स्ट टीचर अब आपके सामने आएंगे, मैं आपसे कुछ देर बाद में मिलता हूँ। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए सारे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। इनकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है या पीडीएफ नहीं मिल रही है तो हेल्पलाइन नंबर इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो 9213588000। इस पे मैसेज करके आप जो है पीडीएफ या फिर डाउट अपना पूछ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टीचर आपके सामने आएंगे, मैं जुड़ता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।